नमस्कार सभी को। अभी मैं जापान में हूँ और यहाँ बज रहे हैं रात के 12 और आप लोगों के वहाँ बज रहे होंगे 8:30। तो अभी मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ रहा था। किसी कवि ने लिखा होगा, नाम याद नहीं है, कि दे दी हमको आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो सबसे पहले तो मैं 100 लानतें देता हूँ उस कलम पर। कवि को नहीं दूंगा, कलम को देता हूँ। 100 लानतें उस कलम पर और 1000 लानतें उस कागज पर कि जिसने अपना उपयोग होने दिया उस कलम को लिखने के लिए। अब इसी लाइन को आप पूछो, इस देश के अंदर जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने कथाकथित बुद्धिजीवी जिनको हम बोलते हैं सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, जो इस कंट्री इस भारत में हैं, जरा इनसे पूछो, वो बोलेंगे भैया आजादी तो अहिंसा से मिली। तो मैं 4 प्रश्न पूछता हूं इन कथाकथित बुद्धिजीवियों से कि अगर आजादी हमको अहिंसा से मिली तो मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर दे देना, और अगर 4 प्रश्नों का उत्तर दे दोगे तो मैं मान लूंगा कि आजादी अहिंसा से मिली। अगर आजादी हमको अहिंसा के पथ से मिली है तो रानी लक्ष्मीबाई कौन सा युद्ध लड़ते हुए शहीद हुई? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अगर आजादी हमको अहिंसा के पथ से मिली है तो 1857 में जब पहली आजादी की चिंगारी ने जन्म लिया तो मंगल पांडे को कौन से विद्रोह के लिए फांसी के पथ पर लटकाया गया, फंदे पर लटकाया गया? तीसरा प्रश्न, महात्मा गांधी ने क्यों भगत सिंह और खुदीराम बोस की फांसी को नहीं रुकने दिया? और अगर नहीं रुकने दिया तो क्या यह अहिंसा का पथ था नहीं रोकना? अगर गांधी ने अहिंसा के पथ से आजादी दी तो इनकी फांसी को क्यों नहीं रोका? चौथा प्रश्न, जलियांवाला बाग में हजारों निर्दोषों को गोलियों से मौत के घाट उतारने वाले अंग्रेजों ने का समर्थन करके क्या गांधी ने अहिंसा के पथ को अपनाया था? और अंतिम प्रश्न, 1947 में जब मां भारती के 2 खंड कर दिए गए तो 2 लाख से ज्यादा निर्दोषों की लाशें जब ट्रेन में भर भर के आ रही थी तो क्या यह अहिंसा का नमूना था? क्या इसी अहिंसा के नमूने से हमको आजादी मिली? और 5वां प्रश्न मैं आप लोगों के चिंतन के लिए छोड़ता हूं। एक तरफ तो हम मां भारत को मां बोलते हैं और दूसरी तरफ इस कथाकथित महात्मा गांधी को हम देश का राष्ट्रपिता मानते हैं। तो अगर एक तरफ हम भारत को मां बोल रहे हैं तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कैसे? क्या राष्ट्र ये इस महात्मा गांधी के पहले मां भारती नहीं थी? या मां भारती का जन्म ही महात्मा गांधी के जन्म के बाद हुआ? हमारे तो इतिहास महाभारत में, रामायण में तो वर्णन है साहब। भारत को तो हम लोग आर्यव्रत के नाम से जानते थे। तो ये सोचिए कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की संधि किसने दी? क्या एक व्यक्ति को आप राष्ट्रपिता बना दोगे? ये किसको मूर्ख बना रहे हैं बैठ करके? और ये कथाकथित नेता जो दिल्ली में बैठे हैं, जो महात्मा गांधी के शिष्य होने का आह्वान करते हैं, जरा एक बार वो तो भला हो उस गोडसे का। और मैं तो लानतें भेजता हूं उस गोली पर जिसने गांधी को मारा, और सम्मान करता हूं उस गॉडसे का। अब लोग मुझे, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि सम्मान करता हूं गॉडसे का, तो लोग मुझे कहेंगे संघी है, ये तो कट्टर हिंदुत्व है। भैया देखो ऐसा है, मैं एक चीज कहता हूं कि कभी अगर बहस करने का मौका हो ना तो लाइव एक बार बहस कर लो ना। अगर फैक्ट के बेसिस पे करनी है फैक्ट के बेसिस पे करना, अगर राजनीति के एंगल से करनी है राजनीति के एंगल से करना, अगर बुद्धिजीवियों के एंगल से करनी है तो बुद्धिजीवियों के एंगल से करना। लेकिन एक बात देखना, हमारे शब्दों में वो जहर है जो आपके स्थान विशेष से धुआं निकालने के लिए पर्याप्त है। और मुझे पता है कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत लानतें मुझे पड़ने वाली हैं, लेकिन आपकी लानतें ही हमारा तमगा है कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं और हम निरंतर ऐसे ही कार्य करते जाएंगे। इसलिए अब समय है उन कथाकथित बुद्धिजीवियों से पूछने का कि अगर आजादी अगर अगर ये अहिंसा के पथ पर चल के आई है तो जरा वही चरखा जिससे गांधी जी वो क्या कहते हैं, ये कपास को ये सूत निकाला करते थे, सूत को सिला करते थे, जरा वही चरखा अफगानिस्तान में भेज दो। क्यों भारत की सरकार आज राफेल खरीदने में इतना पैसा खर्च कर रही है साहब? गुजरात में तो साबरमती आश्रम में वही नरेंद्र मोदी को क्या कहते हैं, चरखे ऑर्डर करने चाहिए। भैया चरखे के दम पे तो आजादी मिली हमको, और वही चरखे को, क्योंकि दिक्कत यह है कि जो कथाकथित बुद्धिजीवी इस देश के अंदर हैं वो इसी चरखे को सुदर्शन चक्र के रूप में देखते हैं। वो कहते हैं कि ना भैया ये चरखा थोड़ा है, ये तो सुदर्शन चक्र है, और ये तो ये क्या कहते हैं सबसे बड़ा शस्त्र है दुनिया का। अरे भैया
कौन सी दुनिया में जी रहे हो? ये राफेल, भारत सरकार पागल है ना जो राफेल खरीद रही है? चरखे खरीदने चाहिए इनको और जाकर के अफगानिस्तानियों को देने चाहिए, पठानों पठानों को। जो पठानों को हम सुनते हुए आ रहे हैं कि पठान किसी को पीठ नहीं दिखाते, अपनी बहनों और बेटियों को छोड़ करके जा रहे हैं इन तालिबानियों के हाथों। इसलिए सोचिए, मैं तो पागल हूं, मुझे तो ये मेरे साथी भी पागल बोलते हैं, संगी बोलते हैं, अरे बोलो पागल, और हम तो लिखते रहेंगे, बोलते रहेंगे। और अभी देखिए आने वाले समय के अंदर कितने वर्ष लग सकते हैं, लेकिन जिस दिन कुछ करने का अवसर मिला ना, तो याद रखना, इन देशद्रोहियों के पैजामा आगे से गीली और पीछे से पीली करेंगे हम लोग। जरा इंतजार करो सही समय का। समय की चक्की पिसती है लेकिन बारीक पिसती है। जब हमारा समय होगा तो उस दिन बहुत बड़ी तबाही आएगी, और तबाही ऐसी होगी कि देशद्रोहियों की कब्र खोदकर शांत होगी। बाकी आप लोगों पर निर्भर है, हम इतना ही बोलते हैं, बाकी आगे बोलेंगे।